सारे लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बार हम इसका समरी बता दे रहे हैं। देखिए, इसका समरी मैं बता रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन गिवन क्या था, एक बड़े ब्लॉक के ऊपर एक छोटा ब्लॉक है इसमें। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया कि सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्स हैं दैट यू हैव टू शो। mg है, r है, f है, 3 फोर्स है, तीनों दिखाए गए। इन दोनों फोर्स को r और f को कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है बिकॉज सरफेस अप्लाई दीज फोर्सेस, इसलिए इनको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब तक सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होगा ये फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस डेफिनेशन के हिसाब से फ्रिक्शन स्लिपिंग टेंडेंसी के जस्ट अपोजिट। तो हमारे सामने दो रास्ता है बिकॉज मास इज इन इक्विलिब्रियम। सभी फोर्सेस को एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक करें और वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक करें। इक्विलिब्रियम है तो आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर सकते हो, या और भी कोई दो एक्सिस ले सकते हो। जैसे इस केस में हम लोगों ने एक्सिस एक इधर लिया है और एक इधर लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि दो फोर्स इसमें से जो है इंक्लाइन प्लेन, एक फोर्स इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है और दूसरा फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो इन दो फोर्स को हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ mg को जरूरत पड़ा। ये एंगल 60 था इंक्लाइन प्लेन का, तो ये एंगल 30 और ये भी 60 हो गया। mg का कंपोनेंट लिया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, mg cos 60 आया, एंड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mg sin 60 आया। Because mass m is in equilibrium, so friction is balancing this mg sin 60. फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ गई। नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग दिस फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos 60 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड सरफेस। तो इंक्लाइंड सरफेस ने ये दो फोर्स अप्लाई किया है, तो दोनों फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे हैं, और जब भी कोई फोर्स 90 डिग्री एंगल पे होता है तो रिजल्टेंट यही होता है। F1 F2 अगर 90 डिग्री पे है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो दीज टू फोर्सेज आर एट 90 डिग्री, इसलिए इतना लिया। इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि दिस वन mg cos 60 का स्क्वायर प्लस mg sin 60 फ्रिक्शन, mg sin 60 डिग्री होल स्क्वायर। mg इज कॉमन तो बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, so result is m square g square into 1. So answer is mg. So net force applied by the surface is equal to mg, which is 150 Newton. तो डायरेक्टली ये तो हम लोगों ने सॉल्व किया, आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली बोल सकते हैं बिकॉज दिस मास इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों फोर्स मिलके mg को बैलेंस कर रहा है। ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों फोर्स मिलके f को बैलेंस कर रहा है, और ये भी बोल सकते हैं कि mg एंड f मिलके r को बैलेंस कर रहा है। हमें चूंकि सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है ये बताना है, तो r और f दोनों को एक साथ कर लिया है, बैलेंसिंग mg आ भी रहा है mg के बराबर। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्टली बोल सकते हैं कि r एंड f रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू mg। ये स्टेप में एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। दिस विल बिकम रूट ओवर m स्क्वायर g स्क्वायर into 1, so it is equal to mg. Therefore force applied by surface is equal to mg, that is 150 Newton. This is the answer. यानी फर्स्ट पार्ट का ये दोनों आंसर हुआ और सेकंड पार्ट का ये आंसर। आइडियल स्प्रिंग बैलेंस लिखा हुआ है मतलब इसका कोई वजन नहीं होगा। फॉर द गिवन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम find find reading of the spring balance and tension in the
a string connecting M1 and M2, यानी M1 M2 के बीच में जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन बताना है और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है। दोनों आंसर कैलकुलेट कर। ये सारे केसेस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोग 1 by 1 दोनों मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वही होगी जो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन होगा। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है, बीच में स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, तो जो यहाँ टेंशन होगा वही इस स्प्रिंग का रीडिंग होगा, और जो यहाँ टेंशन होगा वो स्ट्रिंग का वैल्यू बताना है कि कितना टेंशन है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ M2, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, ये जो M2 दिख रहा है आपको उसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो डायग्राम में, उनमें से जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसको आइसोलेट कर लेते हैं मतलब अलग कर लेते हैं। तो M2 को अलग कर लिया मैंने। M2 का वैल्यू है 10 kg। तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? एक तो इसका वेट लगेगा ऊपर टेंशन M2 इंटू जी, और दूसरा ये स्ट्रिंग यहाँ पे टेंशन लगाएगा, उसको मान लेते हैं T1, दिस इज T1। और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है 10 kg के ऊपर, ओनली वेट ऑफ द बॉडी एंड टेंशन अप्लाइड बाय स्ट्रिंग, और ये ब्लॉक रेस्ट में। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी T1 मस्ट बी इक्वल टू M2G। M2 10 है और G 10 है, यानी ये 100 न्यूटन। सो T1 का वैल्यू 100 न्यूटन आंसर। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है 100 न्यूटन। अब सेकेंड है स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। तो दो तरीका है उसको सॉल्व करने का, दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक है M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना के, और एक है M1 M2 का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना के। तो पहला केस हम लोग कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिस्टम M1। हाँ, M1 का डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। M1 इज ऑफ 5 kg में। तो पहला तो इसका वेट लगेगा 5 इंटू जी। M1 इज 5 kg, तो उसका वेट हो गया 5 इंटू जी। दूसरा, ऊपर वाला स्ट्रिंग M1 के ऊपर एक टेंशन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन T2, और M1 के साथ दो स्ट्रिंग जुड़े हुए हैं, ऊपर एक स्ट्रिंग है, नीचे एक स्ट्रिंग है। तो नीचे वाला जो स्ट्रिंग है M1 के ऊपर टेंशन किधर लगाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला स्ट्रिंग ने टेंशन इधर लगाया, जिसको कि हम लोग वहां T2 दिखा रहे हैं। ये नीचे वाला स्ट्रिंग यहाँ पे फोर्स किधर लगाएगा? यहाँ पे M1 के ऊपर ये जो स्ट्रिंग है टेंशन किधर लगाएगा? यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे। डायरेक्शन बताइए। यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन किधर लिया जाए? नीचे सर, नीचे की डाउनवर्ड। डेफिनेशन के टाइम पे ही मैंने बताया था कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट अंडर कंसीडरेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एक T1 इधर लगेगा। बस ये 3 फोर्स लग रहा था M1 के ऊपर। अंडर these 3 forces M1 is in equilibrium। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्स T2 इन दोनों को बैलेंस करेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दिस फोर्स इज बैलेंसिंग सम ऑफ दिस टू फोर्सेस, या ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो T2 इक्वल्स T1 प्लस 5G। T1 ऑलरेडी पता कर किया हुआ है हम लोगों ने। तो T2 इक्वल्स T1 इज 100, T1 is 100 Newton plus 5 into 10. So T2 equals 150 Newton. This is the answer. अल्टरनेट तरीका बता रहे हैं यहाँ पे। जो यहाँ का टेंशन है वही स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होगा। ये अल्टरनेट तरीका बता रहे हैं। यहाँ से आप
मान लीजिए दो हिस्से में डायग्राम को बांट दीजिए, ऊपर वाला हिस्सा अलग, नीचे वाला हिस्सा अलग। तो ये सिस्टम जो पूरा है ऐसा दिखेगा, नीचे वाला पोर्शन। यहां से मैंने कट कर दिया, तो यहाँ टेंशन T2 है, मास ये M1 है, ये M2 है। बिकॉज दिस पोर्शन इज नॉट इन मोशन, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ऊपर की तरफ जो ये टेंशन लग रहा है, M1 M2 दोनों का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी को बैलेंस कर रहा होगा। इन दोनों मासेस का जो वजन है, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ टेंशन है T2। तो डायरेक्टली वी कैन राइट T2 इक्वल्स M1 प्लस M2 इंटू G। M1 है 5 kg, M2 है 10 kg, 15 kg, 15 गुना 150 न्यूटन आंसर। दिस इज आइडियल स्प्रिंग बैलेंस, और ये एक टेबल है, ये दोनों आइडियल पुली है, ये सब आइडियल पुली है। आइडियल पुली का मतलब होता है ऐसा पुली जिसका कोई वजन नहीं हो, कोई मास नहीं है, मासलेस होता है। और दोनों साइड में इक्वल masses आर हैंगिंग ऑन बोथ साइड्स। जितना इधर मास है उतना ही इधर मास। 15 kg का दोनों मास है, 15 kg, और इधर भी 15 kg, दोनों साइड 15-15 किलो का दोनों मास है। 15 kg 15 kg। Find the reading of spring balance. Find the reading of spring balance. G का वैल्यू 10 लेना है। ऑप्शन से यहाँ मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपने ये बताया कि यहाँ का टेंशन T1 है और इस पे 150 न्यूटन का वेट लग रहा है। दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो 150 न्यूटन नीचे और टेंशन ऊपर, सो T1 मस्ट बी इक्वल टू 150 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ ये ब्लॉक चूंकि दोनों इक्वल मास का है तो कोई भी मूव नहीं करेगा। 150 न्यूटन का वेट और टेंशन अगर T2 मान लें तो T2 भी 150 न्यूटन, यानी यहाँ जो टेंशन है वही टेंशन यहाँ है। तो आपका एक्सप्लेनेशन ये है कि इधर टेंशन T1 और इधर टेंशन T2, बिकॉज T1 इज इक्वल टू T2, हेंस नो टेंशन इन द स्प्रिंग। तो आपके बात से अगर चला जाए तो सपोज आपके बॉडी के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगाया जाए, आपके दोनों हाथ को पकड़ के एक साइड से आपका फ्रेंड इधर खींच रहा है 1000 न्यूटन और दूसरा हाथ पकड़ के दूसरा फ्रेंड इधर खींच रहा है 1000 न्यूटन से, तो क्या आपको कोई फोर्स महसूस नहीं होगा? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि T1 एंड T2 आर acting on this spring just opposite to each other and it is acting on the spring balance, so answer should be 0। कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि T1 और T2 दोनों स्प्रिंग बैलेंस पे लग रहा है, ये भी एक्सटेंड करेगा और ये भी एक्सटेंड करेगा, सो 150 प्लस 150 300। मगर ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, दिस इज करेक्ट। ऐसा क्यों? जो यहाँ का टेंशन है 150 न्यूटन है, जो यहाँ का टेंशन 150, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्ट्रिंग के अंदर एवरीवेयर 150 न्यूटन, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह 150 न्यूटन, और इसी स्ट्रिंग से ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ है हर जगह। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि एक स्ट्रिंग में यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक टेंशन बदलता नहीं, और ये भी आइडियल स्प्रिंग है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी सेम टेंशन कंटिन्यू रहेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये किया। सपोज
इसको समझिए तो फिर ये भी समझ में आ जाए। सपोज दिस मास इज 5 kg और इसके अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। इसके अंदर जो टेंशन है T1 इज 50 न्यूटन। सब लोग एग्री होंगे? यस सर। इस ठीक है। यहाँ पे टेंशन कितना होगा? हियर T1 प्लस ये आइडियल स्प्रिंग 50 बैलेंस, बस 50 वो भी 50। T2 इज ऑल्सो 50 न्यूटन यहाँ पे। तो अगर सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ऐसा, देखिए अगर स्प्रिंग बैलेंस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो ये वाला स्प्रिंग यहाँ पे टेंशन इधर लगाता है इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है T2। देखिए नीचे की तरफ T1 और ऊपर की तरफ T2। तो जो स्थिति यहाँ है T1 इधर T2 इधर, वही स्थिति यहाँ भी है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह सेम टेंशन होता है 50 न्यूटन का। जैसा आप लोगों ने बताया यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टेंशन। अगर दोनों मास अनइक्वल कर देंगे तो ये सिस्टम मूव करने लगेगा। अगर ये भारी होगा इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तब इसका रीडिंग अलग आने लगेगा। दैट वी विल डिस्कस इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये सेम क्वेश्चन आई विल डिस्कस। बाद में इसको हम कर देंगे 20 kg, इसको 15 kg, तो क्या रीडिंग आएगी उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि ये साउंड नहीं आ रहा है सर। सर साउंड नहीं। देखिए, तो एक्सप्लेनेशन में आपको यही समझाया कि यहाँ जो स्थिति है वही स्थिति यहाँ पे। यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक सेम टेंशन है, वैसे यहाँ से यहाँ तक हर जगह सेम टेंशन एक स्ट्रिंग में। ठीक, ऐसा नहीं कि इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तब तो जीरो हो जाएगा। जो टेंशन यहाँ है यही देखिए ना, यहाँ इस मास पे टेंशन ऊपर और इस स्प्रिंग पे टेंशन नीचे, तो इन दोनों को जोड़ थोड़ी देते हैं। जो इस टेंशन स्प्रिंग के अंदर हर जगह टेंशन होता है उसकी वैल्यू सेम होती है, इसलिए हर जगह 150 न्यूटन का फोर्स होगा इस स्ट्रिंग के अंदर। इस स्ट्रिंग में कहीं भी जाएंगे स्प्रिंग बैलेंस पे, इस स्ट्रिंग में, इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, इस स्ट्रिंग में, everywhere there will be a tension of 150 Newton only.